हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अजय ओझा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने अजय अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। तो एक बार फिर से हाजिर हूं आपके सामने लेके एक शानदार लेक्चर, और आज हम पहुंच चुके हैं लेक्चर नंबर 13 में। ठीक है ना, 12 लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिए हैं, और प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, और ये क्वेश्चन आप में से कई विद्यार्थियों ने किया, कमेंट भी दिए। चलिए अब बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर की और करेक्ट सॉल्यूशन की। इसका मेथड क्या होगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक बार पढ़ते हैं इसको दोबारा से। क्वेश्चन था हमारा कि Li2+ और B4+ की प्रथम बोर कक्ष त्रिज्याओं का अनुपात होगा, यानी रेशो आपसे पूछा है रेडियस का। एक तो आपको लिथियम दे रखा है और एक आपको बोरॉन दे रखा है, बोरॉन 4+ दे रखा है। ठीक है, तो मैं एक बार ले लेता हूं पहले त्रिज्या का फॉर्मूला। ठीक है, त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है बताना, देखें 0.529 इंटू n² एंगस्ट्रम। ठीक है, यही होता है। आपको पता है यहां पर लिथियम है, तो लिथियम के लिए बताओ क्या केस होगा। लिथियम 2+ के लिए अगर Z की बात करूं तो 3 होगा भाई, हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम, Z 3 नंबर, मतलब Z इसका परमाणु क्रमांक 3 हो गया। और दोनों के लिए प्रथम बोर कक्ष पूछा है, मतलब n बराबर दोनों के लिए क्या है, 1, n बराबर 1 है। और इधर मैं ले लेता हूं कौन सा, आपका बोरॉन 4+, इसके लिए Z कितना होगा बताओ, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, बोरॉन आएगा 5 नंबर पे, तो Z बराबर 5, और इसके लिए n बराबर कितना हो गया 1, क्योंकि बोर जो त्रिज्या जो कक्ष दे रखा है वो आपको प्रथम कक्ष दे रखा है, तो n बराबर 1 रखेंगे। ठीक है, अब आपको पता है वैल्यूज को इसके अंदर पुट कर दो, रेशो निकालते हैं। ठीक है, चलिए 0.529 इंटू n² का मतलब 1 का स्क्वायर बटे में नीचे क्या रख दो, Z कितना है 3, यहां अनुपात लगा दिया, दोनों का अनुपात पूछ रहा है ना आपसे, तो अनुपात इधर करते हैं 0.529 इंटू n कितना दे रखा है 1, तो वही 1 का स्क्वायर बटे में नीचे कितना दे रखा है Z दे रखा है 5, तो 5 लिख दिया। ठीक है, अब आप सभी को पता है यहां से क्या कट सकता है भाई, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, ये 529 से ये 529 कटा, यहां क्या आएगा बताओ, यहां क्या आएगा 1/3। ठीक है, अनुपात यहां क्या आएगा 1/5। अब क्या ये ऑप्शन में दे रखा है आपको, आप देखोगे सर ये ऑप्शन में तो यहां कहीं नहीं दिया, तो अब हमें क्या करना है, देखो जब ऐसा है ना तो आपको क्या करना है, इसको उस संख्या से गुणा कर दो, दोनों को सेम उस संख्या से गुणा कर दो जिसमें पूरा पूरा भाग चला जाए, 3 का भी पूरा भाग जाए और 5 का भी पूरा भाग जाए। तो मैं इसका गुणा 15 से कर दूं क्या, अरे भाई 3 5 15, 3 का भी चला जाएगा, और 5 3 15, 5 का भी चला जाएगा। तो मैं दोनों तरफ किसका गुणा कर देता हूं, 15 का गुणा कर देता हूं। ठीक है, जब यहां पर आपको इस तरीके से आंसर ना मिले तो दोबारा बोल रहा हूं, उस संख्या से गुणा कर दो, दोनों साइड उस संख्या से गुणा कर दो जिसमें पूरा पूरा भाग चला जाए। तो दोनों तरफ किससे, दोनों तरफ 15 से गुणा करने पर, तो 15 गुणा 1/3 अनुपात 1/5 गुणा 15, ये कटा 3 5 15, ये कटा 5 3 15, तो यहां आया 5, इधर आया 3, तो आंसर क्या आया 5:3 हमारा करेक्ट आंसर है, और ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। बोलो बात आ गई समझ में, ठीक है, कर लोगे अब ऐसे एग्जाम्पल को। चलिए लिख लीजिए इसको, फिर मैं आगे नए टॉपिक की हमारे बोर मॉडल को और शुरुआत से हम देखेंगे। कुछ हम एक लेक्चर प्रीवियस पढ़ चुके हैं, बाकी बातें आज के लेक्चर में करेंगे। ठीक है, लिखो इसको, लिख लिया, मिटा दूं भाई। चलिए नेक्स्ट, अब आप हेडिंग लगाओगे बोर कक्ष की, बोर कक्ष में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का परिकलन। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को देखेंगे अपन। चलिए तो नेक्स्ट हेडिंग लगाओगे आप मेरे साथ साथ, हेडिंग लगाओ बोर कक्ष में इलेक्ट्रॉन की, कौन सा पॉइंट था अपना, आई थिंक शायद अपना पॉइंट था 9वां। ठीक है, जो भी पॉइंट हो आप लगा लेना। बोर कक्ष में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का परिकलन। अब हम ऊर्जा के सूत्र देखने वाले हैं। ठीक है, मैं सूत्र भी आपको लिखाऊंगा, उससे पहले कुछ जनरल बातें भी इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। ठीक है, देखो बोर मॉडल की हमने शुरुआत की थी, कुछ बातें रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, बोर मॉडल हमने देखा था उन सभी के लिए है जिनके अंदर, जिन तत्वों के अंदर एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। आपको ऑप्शन में ऐसे मिले कि बोर मॉडल दिया जाता है केवल हाइड्रोजन के लिए,
ऑप्शन दूसरा मिले, उन सभी तत्वों के लिए जिनमें एक इलेक्ट्रॉन है। तो किसको करेक्ट करोगे? उन सभी तत्वों में जिनमें कितना इलेक्ट्रॉन हो? एक हो। केवल हाइड्रोजन के लिए नहीं है, उन सभी एलिमेंट्स के लिए जिनमें कितना इलेक्ट्रॉन हो? एक इलेक्ट्रॉन हो। और हमने त्रिज्या के बारे में चर्चा की, हमने वेग भी परिकलित किया था, ठीक है ना। वेग हमने देखा था 2.18 गुणा 10 की पावर 8 Z/n सेंटीमीटर में हमने देखा था, ठीक है ना, सेंटीमीटर पर सेकंड में। और हम बात करें, हमने त्रिज्या लिख ली थी 0.529 इंटू n²/z एंगस्ट्रम। ये फॉर्मूले आप याद रखोगे, ठीक है। हमने प्रथम उत्तेजित अवस्था देखी थी, तो प्रथम उत्तेजित अवस्था में n बराबर क्या रखना है? 2। फिर हमने देखा था द्वितीयक उत्तेजित अवस्था, तो द्वितीयक में हम n बराबर क्या रख देंगे? 3। और अगर आपको तृतीय उत्तेजित अवस्था पूछ ले तो n बराबर क्या रख दोगे आप? 4 रख दोगे, ठीक है ना। ये सारी बातें हम इससे प्रीवियस क्लास में कर चुके थे। आज मैं बात करता हूं कि एनर्जी का परिकलन हम कैसे करेंगे। तो कुल ऊर्जा E किसके बराबर होती है? देखना, कुल ऊर्जा, इसको मैं दिखा रहा हूं E से, ये किसके बराबर होती है? ये होती है स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा के बराबर, ठीक है। किसी भी तंत्र की हम टोटल एनर्जी देखें तो स्थितिज ऊर्जा को इंग्लिश में क्या कहेंगे अपन? पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और इसको क्या कहेंगे हम? काइनेटिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा को हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी। तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के बराबर क्या होती है? कुल ऊर्जा होती है। स्थितिज ऊर्जा का अगर मैं आपको फॉर्मूला बताऊं तो -Ze²/r। क्या फॉर्मूला होता है? -Ze²/r। अब Z बराबर क्या हो जाएगा आपका? परमाणु क्रमांक। बोल दे कि हाइड्रोजन के लिए स्थितिज ऊर्जा बताओ, तो Z बराबर क्या रख दोगे? 1। तो क्या हो जाएगा? -E²/r, ठीक है। मैं बोल दूं कि हाइड्रोजन के लिए स्थितिज ऊर्जा बताओ, हाइड्रोजन के लिए पोटेंशियल एनर्जी बताओ, तो मैं क्या कहूंगा? Z बराबर 1, तो क्या रह जाएगा? E²/r रह जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से किसी और के लिए पूछे तो आप Z बराबर रखते जाना और मिल जाएगा आपको मान, ठीक है। आगे चलते हैं। गतिज ऊर्जा की बात करूं तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 12 mv²। क्या होता है? 12 mv²। और आपको याद हो तो इससे प्रीवियस क्लास में हमने जब कूलाम आकर्षण बल और हमने अभिकेंद्रीय बल वगैरह बराबर किया था तो फॉर्मूला क्या आया था? mv² बराबर क्या आया था? हम ये कर चुके हैं, Ze²/r। ये फॉर्मूला आया था भाई, बताओ आया था कि नहीं आया था? बिल्कुल आया था। mv² बराबर क्या होता है? Ze²/r। अब इस mv² की वैल्यू को उठा के मैं यहां रख देता हूं, तो मान क्या आएगा देखना, -Ze²/r प्लस 12, और ये mv² की जगह मैंने वैल्यू रख दी Ze²/r, ठीक है। अब देखो, माइनस का एक Ze²r है, उसमें से आधा चला गया, प्लस का आधा चला गया, माइनस के एक में से प्लस का आधा चला गया, तो माइनस का आधा बच जाएगा, ठीक है। तो मैं यहां ये कह सकता हूं क्या कि क्या बच गया? माइनस का हाफ Ze²/r। बोलो, कह सकता हूं। तो कुल ऊर्जा बराबर किसके आई? कुल ऊर्जा बराबर किसके आई? -12 Ze²/r के, ठीक है। अब यहां से आपको छोटे छोटे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, उनके बारे में मैं आपको एक बार और बताऊंगा, ठीक है। इतनी बातें लिखो, चलें आगे। अब देखो, यहां से मैं आपको कुछ बातें और बताता हूं। मैं यहां पे आपको एक चीज कह सकता हूं, क्या? पहला फॉर्मूला देखो, क्या लिखूंगा मैं यहां से कि जो कुल ऊर्जा आपकी है, कुल ऊर्जा को किससे दिखा रहे हैं हम? E से। तो कुल ऊर्जा जो E है आपकी, ये किसके बराबर है? तो ये हो जाएगी आपकी हाफ स्थितिज ऊर्जा के बराबर। बोलो, कह सकता हूं क्या इस बात को? समझते हैं, चलिए। स्थितिज ऊर्जा क्या थी आपकी? -Ze²/r, यही थी। यहां फाइनल में देखना -Ze²/r है क्या? आप बोलोगे है सर। एक्स्ट्रा में क्या लगा है? आधा। तो मैं कह सकता हूं कुल ऊर्जा बराबर क्या है? हाफ स्थितिज ऊर्जा। अरे -Ze²/r, ये तो क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा। एक्स्ट्रा में कौन है? हाफ। तो मैं कह सकता हूं कुल ऊर्जा किसके बराबर है? हाफ स्थितिज ऊर्जा के। दूसरा मैं छोटा फॉर्मूला यहां से क्या लिख सकता हूं कि कुल ऊर्जा किसके बराबर होगी? कुल ऊर्जा होगी आपकी माइनस गतिज ऊर्जा के बराबर। बोलो भाई, इस बात को कह सकता हूं क्या? ये डायरेक्ट आपको मिल सकते हैं फॉर्मूले, या आपको पूछ ले कुल ऊर्जा गतिज ऊर्जा से रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल पूछ ले छोटा सा, ठीक है। तो अब देखो, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या था? हाफ mv²।
इसको हमने चेंज किया था तो हमने क्या लिखा था, हाफ जेड स्क्वायर अपॉन आर। बोलो भाई, लिखा था ये हमने? बिल्कुल लिखा था। अब यहां भी हाफ जेड स्क्वायर अपॉन आर है क्या? आप कहोगे हाँ सर, यहां भी हाफ जेड स्क्वायर अपॉन आर है। एक्स्ट्रा में क्या लगा है? एक्स्ट्रा में लगा है माइनस चार्ज। तो गतिज ऊर्जा किसके बराबर होगी, मतलब कुल ऊर्जा किसके बराबर होगी? माइनस गतिज ऊर्जा के बराबर होगी। बोलो, समझ में आ गया बात? अब गतिज ऊर्जा भी मैं यहां से लिख सकता हूं, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में भी रिलेशन लिख सकता हूं। तो देखो, स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा बराबर होती है -2 गतिज ऊर्जा। -2 गतिज ऊर्जा, ये वाला फॉर्मूला लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं। चलिए बराबर करके देखते हैं। स्थितिज ऊर्जा क्या थी? -ZE² अपॉन आर, बराबर में कर देता हूं गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा यही है क्या? अरे यार, चाहे मैं ये लिख दूं चाहे मैं ये लिख दूं, बात एक ही है। गतिज ऊर्जा हमारी हो गई हाफ ZE² अपॉन आर। अब अगर मुझे इसके बराबर लाना है तो यहां मुझे माइनस चार्ज लाना पड़ेगा। अरे अगर मुझे इसके बराबर इसको लाना है तो मुझे किससे गुणा करना पड़ेगा? बताओ, -2 से। अरे करना पड़ेगा कि नहीं? अगर मैं यहां -2 से गुणा कर दूं, किससे गुणा कर दूं? -2 से, तब ये 2 से 2 कट जाएगा। देखो इधर अगर मैं गुणा कर दूं -2 से तो 2 से 2 कट जाएगा और यहां क्या बचेगा? माइनस बचेगा। समझ रहे हो ना? तब ये भी बराबर -ZE² अपॉन आर और ये भी -ZE² अपॉन आर। मतलब मुझे किससे गुणा करना पड़ रहा है? -2 से। तो मैं यहां कह सकता हूं स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा? -2 गतिज ऊर्जा। और एक चौथा फॉर्मूला मैं यहां से ये भी कर सकता हूं कि -2 को मैं नीचे भेज दूं, कर्ण गुणा कर दूं, तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा बराबर -12 स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो ये 4 फॉर्मूले बन के आए हैं, इन चारों को भी याद रखोगे। अब मैं आपको फाइनल फॉर्मूले जो डेरिवेशन करने के बाद, जोड़ बाकी गुणा करने के बाद फाइनल एनर्जी के क्या फॉर्मूले बनते हैं वो लिखाने वाला हूं। पहले इतनी बातें लिख लो, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लो आप, और पेन कॉपी लेके बैठे हो वो सबसे ज्यादा बेटर है, लिख लो। चलिए, अब मैं आपको डायरेक्ट एनर्जी के फॉर्मूले लिखा रहा हूं। इतनी बातें आपको जानना जरूरी थी, इसलिए मैंने थोड़ा इनको डिटेल से बताया। डायरेक्ट अब आप एनर्जी के फॉर्मूले लिखोगे। यूनिट को ध्यान रखना, एनर्जी के यहां मैं आपको 5-6 फॉर्मूले लिखाऊंगा, ठीक है ना? केवल यूनिट में अंतर होगा सबकी, और यूनिट से ही आपको याद रखना है इनको, कि अगर एग्जाम में जिस यूनिट में आपको ऑप्शन मिल रहे हैं उसी यूनिट वाला फॉर्मूला आप लगाओगे, ठीक है? चलिए मैं फॉर्मूला लिखता हूं सबसे पहले। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला फॉर्मूला लिखते हैं अपन, लिखेंगे E = -2.18 × 10⁻⁻18 Z² अपॉन n² जूल पर एटम। ये फॉर्मूला किस में है? आपको जूल में, ठीक है? तो जब ऑप्शन में आपको जूल की वैल्यू दे रखी हो तो इस फॉर्मूले को लगाना। दूसरा फॉर्मूला मैं आपको लिखता हूं, -2.18 गुणा 10⁻⁻11 गुणा Z² अपॉन n², और ये हो गया अर्ग बटा परमाणु, ठीक है? अर्ग पर एटम, क्योंकि 1 जूल बराबर आप सभी को पता है 10⁻7 अर्ग होता है। तो अगर मैं 7 रखूंगा तो 18 में से 7 चले जाएंगे, -11 बचेगा, ठीक है? तीसरा फॉर्मूला देखो, अब लिखते हैं हम इलेक्ट्रोवोल्ट में। तो -13.6 × Z² अपॉन n², और ये इलेक्ट्रोवोल्ट पर एटम है, ठीक है? इलेक्ट्रोवोल्ट में अगर ऑप्शन में मिले तो इस फॉर्मूले को लगाना, ठीक है? एक फॉर्मूला और देखो, E = 109,700 × Z² अपॉन mn² सेंटीमीटर² पर एटम। अगर आपको सेंटीमीटर² पर एटम में मिलेगा तो ये फॉर्मूला लगाना, ठीक है? नंबर 5 में अब मैं आपको दे रहा हूं, E = -313.6 Z² अपॉन n² किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है? तो अगर आपको किलो कैलोरी इस तरीके से ऑप्शन में मिल जाए तो एनर्जी का ये वाला फॉर्मूला लगा के सॉल्व करोगे। और लास्ट में एक और बचता है हमारा, और वो है हमारा किसके अंदर भाई? देखो, E = -1312.36 × Z² अपॉन n²। E =
-1312.36 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, और ये है आपका किलो जूल पर मोल में। किसमें है भाई? किलो जूल पर मोल में। तो ये 6 फॉर्मूले आप याद रखोगे। इन 6 फॉर्मूलों की सहायता से हम कोई भी कन्वर्जन कर सकते हैं, ठीक है ना, किसी में भी हमको दे रखा हो। और वैसे मैंने आपको कुछ डायरेक्ट कन्वर्जन की भी लिखा रखी। अगर आप मान के चलो कोई दूसरा फॉर्मूला भूल जाओ, सपोज आप भूल गए, आपको जूल वाला फॉर्मूला याद है, जूल में वैल्यू निकालोगे, फिर उस जूल की वैल्यू को किस में चेंज कर दोगे? कैलोरी में। और अगर किलो कैलोरी में ऑप्शन है तो 1000 से गुणा कर देना, किलो कैलोरी में आ जाएगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा कन्वर्जन याद रखना। मैंने आपको पहली यूनिट में सारे कन्वर्जन लिखा रखे हैं, ठीक है। आप चाहते हो तो मैं आपको दोबारा से भी लिखा सकता हूं, ठीक है। चलो लिख लो, क्या लिखोगे? 1 जूल बराबर कितना? 0.239 कैलोरी, ठीक है। 1 कैलोरी बराबर कितना? 4.18, ये कितना? जूल के बराबर। ये आप वैल्यूज लिख लो, ठीक है। कहीं आपको कन्वर्ट करने के लिए आ जाए तो आप इस तरीके से कन्वर्ट भी कर सकते हो, ठीक है। कर लोगे? एग्जैक्ट बोलूं तो 4.184, ठीक है। चलिए बात करते हैं। इलेक्ट्रोवोल्ट भी लिखा रखा है। अब देखो, बार बार उन्हीं चीज़ों को बार बार रिपीट करो, उससे मतलब नहीं है। आपको मैं पहले लिखा चुका हूं वही चीज़ें, फिर भी अगर आप चाहते हो तो आपको लिख देता हूं। क्या होता है? इलेक्ट्रोवोल्ट बराबर क्या होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के बराबर, ठीक है। लिख लो, इसको भी लिख लो। चलिए, बहुत है इतना, चलें आगे। चलो अब इनको मिटा देता हूं मैं, आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन देखना अब इसके ऊपर। अच्छा, यहां आप देखोगे तो हर एक में हमने माइनस चार्ज लगा रखा है। ये माइनस चार्ज क्या बता रहा है? कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास आया है तो नाभिक के आकर्षण की वजह से वहां पर जो है इलेक्ट्रॉन आपका स्थायी हो चुका है। और जब कोई चीज स्थायी होती है तो वो अपनी एनर्जी को क्या करती है? मुक्त करती है। एनर्जी मुक्त करके वहीं चिपक के बैठ जाती है। जैसे ये आपका मान के चलो न्यूक्लियस है, ये आपका इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन को यहां न्यूक्लियस से क्या मिल रहा है? अट्रैक्शन। तो अट्रैक्शन मिल रहा है तो ये यहां पर स्थायी होगा। और स्थायी कब होगा? ये जब अपनी एनर्जी को, सब कुछ को लूज कर दे वहीं पर, है ना। जैसे आपको भी कोई बढ़िया बातें करने वाला मिल जाएगा तो आप उसके वहां जाके चिपक के बैठ जाओगे, ठीक है ना, उसी के वहीं बैठे रहोगे और अपनी एनर्जी बिल्कुल लूज करके आराम से मजे में बैठोगे, ठीक है। और अगर कहीं रिपल्शन हो तो आप बोलोगे कि तुझे देख लूंगा मैं, है ना। मतलब क्या? एनर्जी वहां बढ़ जाएगी। और जहां पर आपका अट्रैक्शन है वहां एनर्जी कैसी हो जाएगी? डाउन। आप वहां पे कैसे हो जाओगे? स्टेबल हो जाओगे, ठीक है। तो वही हाल है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन का जो है नाभिक के प्रति क्या लगता है? आकर्षण। और इस आकर्षण की वजह से आपका क्या होता है? इलेक्ट्रॉन स्थायी होता है। और यहां पर हम फॉर्मूले में कौन सा साइन यूज करते हैं? माइनस साइन यूज करते हैं, ठीक है। एक चीज और बताना चाहूंगा, देखो, अगर फॉर्मूला लिखूं मैं दोबारा से तो -2.18 गुणा 10⁻−18 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, किसमें था ये? जूल पर एटम। यही फॉर्मूला था, ठीक है। ये जो आपकी वैल्यू है 2.18 गुणा 10⁻−18, ये क्या है भाई? ये है आपका रेडबर्ग नियतांक। तो मैं इसको अलग से लिख देता हूं, रेडबर्ग कांस्टेंट, नियतांक, स्थिरांक, कुछ भी कह लो। इसको किससे दिखाते हैं? RH से, रेडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है ना। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 2.18 गुणा 10⁻−18, ठीक है। आगे वैल्यू और भी आएगी। ये तो वैल्यू किस में है? जूल में है। आगे आएगी 109677 सेंटीमीटर इनवर्स में आएगी, ठीक है। वो भी लिख देता हूं, चलो आगे आ जाएगी, वैसे आगे दोबारा बता दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं इस फॉर्मूले को दोबारा लिखना चाहूं तो इस फॉर्मूले को ये भी लिख सकता हूं क्या मैं? -RH × जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। बोलो, लिख सकता हूं? अरे भाई, इस वैल्यू की जगह मैंने क्या लिख दिया है? RH लिख दिया है, बात सिंपल है। अच्छा, और अगर हाइड्रोजन के लिए लिखूं तो बताना, देखें, हाइड्रोजन के लिए लिखूं तो आप सभी को पता है हाइड्रोजन के लिए क्या होता है? Z बराबर 1, तो इसकी जगह 1 आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं क्या? 1 का गुणा RH से करूंगा तो RH ही आएगा। तो -RH अपॉन क्या लिख दूंगा नीचे? एन स्क्वायर। ये किसके लिए आ गया भाई? ये हाइड्रोजन के लिए आ गया, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए Z बराबर कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। चलो लिखो इतनी बातों को, फिर आगे की बात करते हैं। लिख ली इतनी बातें, ठीक है। ये अलग अलग तरीके में आपको इसलिए बता रहा हूं कि एग्जाम में आपको फॉर्मूला ही पूछ ले, मान के चलो, तो ये तो सभी को याद है। ये उसने दे दिया आपको ऑप्शन में। अब बोलोगे सर RH वाला ऐसा तो कोई फॉर्मूला ही नहीं देखा हमने, है ना। इसलिए सारी बातों को बता रहा हूं आपको, हर एक छोटी से छोटी इंपॉर्टेंट बात को आपके लिए बता रहा हूं जहां से आपको क्वेश्चन बन सकता है।
चलिए रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू भी लिख देता हूं 109677 इंटू ये हो गया आपका सेंटीमीटर इनवर्स में 1.0 यहां डेसिमल है, ठीक है ना, 09677 इंटू 10⁻⁷ ये हो जाएगा आपका मीटर इनवर्स में, ठीक है। तो मीटर इनवर्स की याद रखोगे और आपके लिए मैंने उसको भी बता दिया, किसको, सेंटीमीटर इनवर्स को, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट यहां से कौन सा फॉर्मूला निकल के आता है, दो कक्षाओं के बीच का ऊर्जा अंतर, ठीक है। दो कक्षाओं के बीच का अगर आपको एनर्जी गैप पूछे तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है। देखो दो कक्षाएं हो गई तो हमारे लिए हमको पता है फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, जब अंतर लगाते हैं अंतिम माइनस प्रारंभिक। कहीं पर भी जब आप अंतिम मतलब अंतर निकालते हो तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाते हो, अंतिम माइनस प्रारंभिक। तो यहां भी हम क्या लिखेंगे, अंतिम ऊर्जा स्तर माइनस प्रारंभिक ऊर्जा स्तर, ठीक है। तो अंतर को हम किससे दिखाते हैं, डेल्टा ई से। और यहां पर मैं क्या कहूंगा, जैसे मान के चलो दो ऊर्जा अंतराल है मेरे पास, एक है और दो है, तो मैं कहूंगा कि फाइनल तो हो गया दो वाला और प्रारंभिक कौन सा हो गया, एक वाला। तो मैं क्या लिखूंगा इसको, E2 माइनस E1, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं EF माइनस EI, ठीक है। आप 2-1 से लिख लो, आपको थोड़ा आसान पड़ेगा, इसलिए इस फॉर्मूले को लिख लो, ठीक है। ठीक है, तो फाइनल हो गया माइनस प्रारंभिक हो गया, ऐसे आप याद रखोगे। अब मैं इनको इस फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देता हूं। तो डेल्टा ई बराबर, बताओ यहां क्या लिख सकता हूं मैं, माइनस RH, नीचे क्या है n², नीचे क्या दे रखा है भैया आपको n²। और अगर मैंने दूसरी एनर्जी लेवल ली है तो मैं यहां क्या लिखूंगा, n2 का स्क्वायर, दूसरी ली है ना भाई मैंने। चलते हैं आगे, फिर क्या लिखना है, माइनस माइनस चार्ज, फिर वही माइनस RH, ये वाला फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं। अब E1 के लिए मैं कौन सा कक्षक ले लूंगा, कौन सी कक्षा ले लूंगा, N1 ले लूंगा। जैसे मैंने दूसरे के लिए N2 लिया, उसी तरीके से मैं प्रथम कक्षा के लिए क्या ले लूंगा, N1 ले लूंगा, ठीक है। तो माइनस RH अपॉन N1 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से देखो कॉमन क्या आ सकता है, RH कॉमन आ सकता है, नीचे तो बदल गए ना, ये N1 है ये N2 है, तो कॉमन क्या आ सकता है, RH आ सकता है। तो यहां से मैं क्या लिखूंगा, डेल्टा ई बराबर RH मैंने कॉमन ले लिया। अब देखो ये माइनस का गुणा इस माइनस से करता तो माइनस माइनस क्या हो जाता, प्लस, ठीक है। तो यहां से RH कॉमन आ गया, बचा क्या, 1/N1 का स्क्वायर, और इधर आगे माइनस है बिल्कुल। यहां RH कॉमन ले लिया तो बचा क्या, अब यहां पे 1/N2 का स्क्वायर। तो याद रहे आपको, जब अंतर पूछा जाए तो साइन यहां पर माइनस नहीं होगा। जब केवल आपको एनर्जी पूछी जाए तो साइन कैसा लग रहा है, माइनस, लेकिन अंतर में कोई माइनस साइन नहीं होगा, ठीक है। ये बताने को आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि दो के बीच का अगर आपको अंतर पूछ ले तो ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। लिखो इतनी बातों को, ठीक है। यहां पर चाहो तो ये लिख लो, N1 बराबर प्रारंभिक कक्षा, और जहां हमने N2 लिया है उसका मतलब क्या है, अंतिम कक्षा। जैसे मैं कहूं इलेक्ट्रॉन 1 से 2 में जा रहा है, किससे जा रहा है, 1 से 2 में जा रहा है, तो अंतिम कौन सी हो गई, 2, प्रारंभिक कौन सी हो गई, 1, समझ गए ना। मैं बोल दूं कि 3 से 4 में जा रहा है तो अंतिम कौन सी हो गई, 4, n बराबर 4 अंतिम, और प्रारंभिक कौन सी हो गई, 3 हो गई, ठीक है। याद रखोगे इस चीज को, लिखो इसको, फिर आगे की बात करता हूं। लिख लिया, चलें आगे। एक चीज और देखो, फिर क्वेश्चन कराऊंगा आपको, एक बार आप सारा थ्योरेटिकल मटेरियल है उसको लिख लो, फिर क्वेश्चन देखेंगे हम प्रीवियस ईयर में किस तरीके से क्वेश्चन आए। यहां से एक बात कह सकता हूं क्या मैं, देखो ये वैल्यू तो कांस्टेंट है सारी, यहां से मैं कह सकता हूं माइनस ZE²/N²। बोलो, इस बात को कह सकता हूं कि जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस Z²/N² के। यानी यहां मैं कहूं कि परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, Z बढ़ेगा, तो एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी, बताओ, एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी। आपको लग रहा होगा कि ये समानुपाती है, तो सर अगर Z बढ़ रहा है तो E भी बढ़नी चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आगे साइन कौन सा लगा है, माइनस। इसका मतलब यहां कहानी उल्टी हो जाएगी, ठीक है। यहां मैं क्या कहूंगा कि अगर परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो एनर्जी कैसी होगी, घटेगी, और अगर कोश की संख्या बढ़ेगी तो एनर्जी भी बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि साइन कैसा है, माइनस। माइनस का मतलब जो है उसका क्या कर दो आप, उल्टा कर दो, ठीक है।
तो एक स्टेटमेंट देता हूं यहां से, देखो पहले लिख लो इस बात को, चलिए ठीक है। तो यहां हम क्या कहेंगे, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Z स्क्वायर, अर्थात परमाणु क्रमांक बढ़ने पर Z बढ़ने पर एनर्जी कैसी होगी भाई, डिक्रीज होगी, एनर्जी कम होगी, ठीक है। और दूसरी बात मैं आपको बता चुका हूं, एक एग्जांपल देता हूं आपको, एक एग्जांपल देखो, लिथियम तथा सोडियम के 2s कक्षक की ऊर्जा बताओ। ऊर्जा बताओ से मतलब क्या है यहां पर कि किस उपकोष की ऊर्जा अधिक है और किस उपकोष की ऊर्जा कम है, ठीक है। ये बात को कंसीडर करके एक सेकंड आप इस क्वेश्चन को सोचो, मैं इसका आंसर देता हूं। लिथियम और सोडियम का कौन सा उपकोष दे रखा है आपको, 2s कक्षक आपको दे रखा है। इसके लिए आप मुझे एनर्जी बताओ कि किसमें तो एनर्जी ज्यादा होगी, लिथियम के 2s कक्षक की एनर्जी ज्यादा होगी या सोडियम के 2s कक्षक की एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है। कमेंट बॉक्स में टाइप करो फटाफट। चलिए तो लिथियम की बात करता हूं अब। लिथियम देखो, लिथियम कितने नंबर पर है, 3 नंबर पर। सोडियम की बात करता हूं, सोडियम कितने नंबर पे है, 11 नंबर पे। इसका भी कौन सा उपकोष दे रखा है, 2s, इसका भी कौन सा उपकोष दे रखा है, 2s। तो n का मान समान हो गया क्या, दोनों के लिए समान हो गया। अरे n का मान तो 2 है दोनों के लिए, इसके लिए भी 2s यानी 2, इसके लिए भी 2s यानी 2, तो n तो कांस्टेंट हो गया। अब E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस Z स्क्वायर के, Z बढ़ेगा तो एनर्जी कैसी होगी, कम होगी। यानी सोडियम के 2s, सोडियम के लिए Z कैसा है, ज्यादा है। अरे सोडियम के लिए Z कैसा है, 11 है, ज्यादा है। तो जिसके लिए Z ज्यादा, उस उपकोष की एनर्जी कैसी होगी, कम होगी। यानी सोडियम के 2s उपकोष या कक्षक की ऊर्जा लिथियम के 2s से कम होगी। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई जो मैं समझाना चाह रहा हूं, लिख लो इस बात को, ठीक है। तो परमाणु क्रमांक Z बढ़ने पर क्या होगा, समान उपकोष की ऊर्जा कैसी होगी, आपकी कम होगी, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे की, कुछ और फॉर्मूले। आवृत्ति देखते हैं, बोर की आवृत्ति में भी अगर हमको पूछ ले कि इलेक्ट्रॉन गया 2 से तीसरे कक्षा में, तो बताइए बोर आवृत्ति क्या होगी। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बन जाए, उसका भी फॉर्मूला देखते हैं। चलिए, तो हमने एक इक्वेशन देखी थी, डेल्टा E इक्वल टू एच न्यू, बोलो देखी थी कि नहीं। तो यहां से न्यू बराबर क्या कह सकता हूं, डेल्टा E अपॉन एच कह सकता हूं कि नहीं। क्या डेल्टा E मैंने निकाल रखा है, बिल्कुल निकाल रखा है। इसमें किसका भाग लगा दूं, इसमें आप बोलो कि सर एच का भाग लगा दो, ठीक है, एच का भाग लगा देता हूं। चलिए भाई, और इस RH की जगह आपको वैल्यू पता ही है, RH की जगह और लिखना चाहो तो क्या लिखते हो, 2.18 गुणा 10 की पावर माइनस का 18, 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ठीक है। पूरा भी लिखना चाहो तो पूरा भी मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। चलिए, तो न्यू बराबर क्या होगा, डेल्टा E का फॉर्मूला ले लेता हूँ, RH ऊपर एनर्जी ले लिया ना, n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर। अब मुझे बताओ, ये तो हो गया एनर्जी का, नीचे भाग किसका लगाना है, H का। H क्या होता है, प्लांक कांस्टेंट। प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, 6.62 इंटू 10 पावर माइनस 34 जूल सेकंड, यही होता है, बिल्कुल यही होता है। चलिए, तो अब वैल्यू रख देते हैं, 2.18 गुणा 10 की पावर माइनस 18 जूल, और नीचे मैं वैल्यू रख देता हूँ H की 6.62 इंटू 10 पावर माइनस 34 जूल सेकंड, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर, ठीक है। आपको मैं अभी पूरा डेराइव करके बता रहा हूँ, एग्जाम में आपको डायरेक्ट फाइनल फॉर्मूला याद रखना है। तो जूल से जूल कट जाएगा, सेकंड ऊपर जाएगा, किसका हो जाएगा, सेकंड इनवर्स का हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ, सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, न्यू इक्वल टू 3.29 इंटू 10 पावर 15, सेकंड ऊपर जाके क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स, ठीक है। और यहाँ पर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ये हो गया आपका क्या, बोर आवृत्ति का फॉर्मूला। जब दो कक्षाओं के बीच में आपको बोर आवृत्ति की तुलना करवाए तो ये वाला फॉर्मूला आप फाइनली लगाओगे, ठीक है। न्यू बराबर आपको डेराइव करके मैंने अच्छे से बता दिया है। अब बात करता हूं एक तरंग संख्या की, ये तो क्या है, आवृत्ति का फॉर्मूला। अब बात करता हूं तरंग संख्या की, ठीक है, वेव नंबर की। इसको लिखो, फिर आगे की बात करता हूं। लिखो इसको एक बार, लिख लिया,
मिटा दूं, बोलो भाई। चलिए यहां खाली जगह में हम देखते हैं इसको। नेक्स्ट देखना, ठीक है, कर लोगे आवृत्ति का फॉर्मूला। आगे चलते हैं, तरंग संख्या, वेव नंबर, तरंग संख्या, वेव नंबर। और इसको किससे दिखाते हैं भाई? न्यू बार से। किससे दिखाते हैं अपन? न्यू बार से। देखो फॉर्मूले हैं, मान रहा हूं थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि सर क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। क्वेश्चन अभी एक साथ बताऊंगा। पहले जो मैं डिब्बे में बंद कर रहा हूं ना फॉर्मूलों को, एक साथ इनको माइंड में बिठा लेना। एक अलग से पेपर पे ये सारे फॉर्मूले लिख लेना। एग्जाम के अंदर आपसे कोई इनको डेराइव नहीं करवा रहा कि कौन सा फॉर्मूला कैसे आया। आपको फॉर्मूला याद है, आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर दोगे, सीधी बात है, ठीक है। चलिए तरंग संख्या की बात करता हूं। तरंग संख्या बराबर क्या होता है? 1/λ, ठीक है। और लैम्बडा बराबर मैंने आपको बता दिया था क्या, इसको इसकी जगह ये भी रख सकते हो न्यू अपॉन सी, क्योंकि न्यू बराबर क्या होता है? c/λ। तो लैम्बडा बराबर क्या हो जाएगा? c/न्यू। तो यहां पे अगर मैं इस लैम्बडा की वैल्यू रखूंगा तो c नीचे रह जाएगा, न्यू का पहुंच जाएगा ऊपर पहुंच जाएगा। यानी अगर न्यू में, आवृत्ति में अगर मैं c का भाग लगा दूं, c क्या होता है? प्रकाश का वेग, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। तो अगर मैं न्यू में, आवृत्ति में अगर प्रकाश के वेग का भाग लगा दूं तो मुझे क्या मिल जाएगी? तरंग संख्या मिल जाएगी, ठीक है। तो न्यू मैंने निकाल रखा है, बोलो निकाल रखा है क्या? न्यू बिल्कुल निकाल रखा है। इसमें मैं प्रकाश के वेग का भाग लगा दूंगा। चलिए बात करता हूं, न्यू इक्वल टू न्यू अपॉन सी। तो न्यू मेरा पास है 3 × 3.29 × 10⁻15 और इधर लिख देता हूं 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर बटे में भाग लगा दूं किसका भाई? भाग लगा देता हूं किसका? सी का, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और आपको पता है कि आवृत्ति किस में होती है? सेकंड इनवर्स में। सेकंड इनवर्स की जगह और क्या मिल सकता है आपको? हर्ट्ज मिल सकता है। मैं पहले ही बता चुका हूं, सेकंड इनवर्स को आप हर्ट्ज से भी चेंज कर सकते हो। तो अब मुझे बताओ, ये सेकंड इनवर्स से सेकंड इनवर्स गया, मीटर ऊपर जाएगा तो किस में आ जाएगा? मीटर इनवर्स में आ जाएगा, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू क्या है वो भी बता देता हूं, 1.09677 × 10⁻7 1/n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर मीटर इनवर्स, ठीक है। मीटर ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा? मीटर इनवर्स। और अगर ये मीटर इनवर्स से सेंटीमीटर इनवर्स में चाहिए तो आप सभी को पता है कि डेसिमल उधर जाएगा तो वैल्यू किस में आएगी? माइनस में आएगी ना। दशमलव तो जब दाईं तरफ जाता है वैल्यू माइनस में आती है। कितनी माइनस में आएगी? 1 2 3 4 5, 5 स्थान इधर खिसकाऊं तो 5 माइनस के आएगी। आप सभी को एक बात पता है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं। तो 1 मीटर इनवर्स बराबर 10⁻⁻2 सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। तो अगर इस मीटर इनवर्स को मैं सेंटीमीटर इनवर्स में करूं तो -2 करने पड़ेंगे। -2 है, दशमलव इधर से जाएगा, -5 करने पड़ेंगे। -5 -2 कितने हो गए? -7। और -7 से ये प्लस के साथ कट गए, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं आपके लिए, तो न्यू बार बराबर क्या हो जाएगा? 109,677 1n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर, और ये किस में हो गया? सेंटीमीटर इनवर्स में, ठीक है। जो वैल्यू बताना चाह रहा हूं वो आपको समझ में आ चुकी है। ये दोनों फॉर्मूले आप एग्जैक्ट याद रखोगे, ठीक है। तरंग संख्या, दोनों फॉर्मूले किसके हैं भैया? आपके वेव नंबर, तरंग संख्या की। लिख लो इतनी बातें, 1 2 3, ये 3 फॉर्मूले आपको काम के हैं। इन तीनों को एक जगह लिखेंगे, बाकी चीजें आप याद रखते हो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं भी याद होती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है। चलिए देखो, ध्यान देना भाई थोड़ा। यहां पर बोर मॉडल में सबसे पहला जो लिमिटेशन था वो क्या था भाई? कि ये मॉडल केवल उनके लिए ही था जिनके पास क्या हो? सिंगल इलेक्ट्रॉन हो। यानी केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए वैलिड था। जो भारी हैवी एलिमेंट्स हैं उनके लिए ये बोर मॉडल आपका काम का नहीं है। तो पहला जो ड्रॉबैक्स है सबसे बड़ा, उसके लिए हम क्या लिखेंगे? पहले तो हेडिंग लगा लो, बोर मॉडल की कमियां, लिमिटेशन ऑफ बोर मॉडल, बोर मॉडल की कमियां। तो पहले क्या लिखोगे आप? कि यह मॉडल केवल एकल इलेक्ट्रॉनीय तत्वों के लिए जैसे H, He+, Li2+, Be3+ आदि के लिए वैध था।
भारी तत्वों हेतु इस मॉडल का उपयोग नहीं कर सकते। ठीक है, तो पहला क्या हो गया भाई ड्रॉबैक्स, कि जो बोर्ड ने जो एटॉमिक मॉडल दिया था वो केवल मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए दिया था, हैवी एलिमेंट्स के लिए इस मॉडल को आप अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरा यहां पर ड्रॉबैक्स क्या था देखना, दूसरा ड्रॉबैक्स क्या था यहां पर, कि जो बोर्ड ने आपको बताया कि जो स्पेक्ट्रम आपको मिलेगा वो एक प्रकार की लाइनों का मिलेगा, लेकिन हुआ क्या, जब हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम देखा तो उसमें से कुछ स्पेक्ट्रल लाइन आपकी स्प्लिट हो गई। स्प्लिट का मतलब वो डबलेट में बदल गई, ट्रिपलेट में स्प्लिट हो गई। तो ये कैसे हुआ, डबलेट ट्रिपलेट का मैं अगर आपको बताऊं, जैसे देखो ये तो आपका सिंगलेट है, अगर कोई स्पेक्ट्रम लाइन आपकी इस तरीके से विपाटित हो जाए, ठीक है ना, विभाजित हो जाए, इसको बोलेंगे डबलेट, और इस तरीके से अगर आपकी विभाजित हो जाए तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रिपलेट। तो जब हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम देखा तो उसमें आपको डबलेट मिली, डबलेट का मतलब आपको द्विक रेखाएं मिली, लेकिन आपके बोर मॉडल के अनुसार जो बोर्ड ने बोला था कि आपको सभी जो रेखाएं वो एक जैसी मिलेंगी, यानी सभी आपको सिंगलेट मिलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, कुछ आपको डबलेट भी मिल गई। तो ये कैसे हुआ, इसके बारे में आपको बोर को कुछ बात नहीं बता पाया, कोई एक्सप्लेनेशन इसका नहीं दे पाया। तो अगली चीज आप क्या लिखोगे, अगली चीज क्या लिखोगे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में प्राप्त, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में प्राप्त द्विक रेखाओं के संबंध में या द्विक रेखाओं डबलेट्स की व्याख्या नहीं कर सका, डबलेट्स की व्याख्या नहीं कर सका। ठीक है, कि ये स्प्लिट क्यों होती है, क्या कारण है, इसके बारे में इसने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। और ये सेम टू सेम काम आपका चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र में भी हो रहा था। तो अगला ड्रॉबैक्स क्या था, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, और चुंबकीय क्षेत्र में जो स्पेक्ट्रमी रेखाएं हैं इसके विभाजन को क्या बोलते हैं, जीमान प्रभाव। ठीक है, जीमान प्रभाव। तो आपसे कोई पूछ ले जीमान प्रभाव क्या है, तो आप क्या कहोगे, चुंबकीय क्षेत्र में स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विभाजन क्या कहलाता है, जीमान प्रभाव। चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र, और विद्युत क्षेत्र में जो आपका ये स्पेक्ट्रमी लाइनों का जो विभाजन होगा इसे आप क्या कहोगे, इसे आप कहोगे स्टार्क प्रभाव। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र में जीमान प्रभाव तथा विद्युत क्षेत्र में यानी स्टार्क प्रभाव में स्पेक्ट्रमी रेखाओं के विपाटन, विभाजन, कोई भी वर्ड यूज कर लो, स्प्लिटिंग, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, स्प्लिटिंग, स्पेक्ट्रमी रेखाओं के विपाटन को नहीं समझा पाया। ठीक है, नहीं समझा पाया, यानी कैसे इस प्रकार का आपकी स्प्लिट कर जाती है स्पेक्ट्रम लाइन, इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। अगला इसका ड्रॉबैक्स क्या था भाई, कि इसने जो मॉडल दिया था वो हाइड्रोजन एटम के लिए दिया था। ठीक है ना, तो हाइड्रोजन एटम के लिए इसने मॉडल तो दे दिया, लेकिन इस एटम में दूसरे एटम से जुड़कर मॉलिक्यूल बनाने की इसमें टेंडेंसी कहां से आई, यानी इसने मॉलिक्यूल कैसे बनाया, रासायनिक बंधन कैसे बना, केमिकल बॉन्ड इनके बीच में कैसे बना, इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन इसने नहीं दिया। तो अगला पॉइंट आप क्या लिखोगे, अगला ड्रॉबैक्स क्या लिखोगे इसका, कि यह परमाणु या यह मॉडल, ऐसे लिखो, और परमाणु किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में, यह मॉडल हाइड्रोजन परमाणु या मैं किसी के भी रेस्पेक्ट में बात करूं तो ठीक है, यह मॉडल रासायनिक बंध से अणु बनने की व्याख्या नहीं कर सका, अणु बनने की व्याख्या नहीं कर सका। तो ये इसके जो मोटे मोटे से जो ड्रॉबैक्स थे वो मैंने आपके लिए यहां पर लिख दिए हैं, मोर देन सफिशिएंट है। तो पहले लिख लो आप, ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप लिख लो, मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है भाई, चाहो आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलें आगे, चलो नेक्स्ट देखना, अगली बात देखो, अब हमारी हेडिंग आती है भाई, हाइड्रोजन परमाणु का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। ठीक है, देखना भाई,
अब जो स्पेक्ट्रा है उसको किसके रेस्पेक्ट में बात करेंगे, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में। और यहां पर आपको है ना विभिन्न प्रकार की श्रेणियां मिलती हैं। श्रेणियां कैसे मिलेंगी, जैसे आपका इलेक्ट्रॉन है निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा तो कौन कौन से ऊर्जा स्तर से आ सकता है, उसके मुताबिक आपकी विभिन्न श्रेणियां मिलती हैं आपको, ठीक है ना। कितनी श्रेणियां मिलती हैं, कैसे मिलती हैं, मैं आपको पहले इलेक्ट्रॉन का संक्रमण बताता हूं भाई किस तरीके से होगा, ठीक है। तो यहां हम ले लेते हैं सपोज N1 एनर्जी लेवल, ठीक है, और इस जगह हम ले लेते हैं N2, सेम टू सेम इस तरीके से N3, N4, N5 और ये हो गया N6। इस तरीके से कौन सा होगा आपका भाई, इनफाइनाइट एनर्जी लेवल होंगे, ठीक है ना, इनफाइनाइट ये लो, ठीक है। N1 हो गया, N2 हो गया, N3 हो गया, N4 हो गया, N5 हो गया, N6 हो गया, ठीक है। अब यहां पर श्रेणियों में इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण कैसे होता है वो देखो। आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या N2 से आ सकता है N1 में, आप कहोगे बिल्कुल आ सकता है। मैं कहूं N3 से भी क्या आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है भाई। N4 से क्या N1 में इलेक्ट्रॉन आ सकता है, हो सकता है। N1 में भी इलेक्ट्रॉन का संक्रमण हो सकता है। इसी तरह 5वीं कक्षा से इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में आ सकता है, इसी तरह 6वीं कक्षा से भी इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में आ सकता है, ठीक है ना। और ये जो आपको जो स्पेक्ट्रम जो लाइन है वो किसने डिनोटेड की थी भाई, आपको लाइमन नामक वैज्ञानिक ने। इस वजह से इस श्रेणी को हम क्या बोलते हैं, लाइमन श्रेणी। इसको क्या बोलते हैं भाई हम, लाइमन श्रेणी। बात समझ रहे हो। तो पहली वाली श्रेणी आपकी हुई लाइमन श्रेणी। तो यहां पर एक सारणी बना के भी हम इन बातों को लिख लेते हैं। तो यहां हम लिखेंगे श्रेणी, यहां हम लिखेंगे कौन सी श्रेणी है, यहां हम लिखेंगे प्रथम कक्षक और यहां पर हम लिखेंगे अंतिम, ठीक है। अंतिम को लिख दिया हमने N2 से, ठीक है भाई। चलो बीच में लाइन भी बना देते हैं इस तरीके से। और पहले हमारी जो श्रेणी आ चुकी है वो बताओ कौन सी आ चुकी है हमारी, पहले हमारी आ चुकी है भाई लाइमन, ठीक है। तो पहले इसको ऊपर से भी बंद कर देते हैं। चलो ये लो, फर्स्ट नंबर पे आपकी जो श्रेणी आई वो आई आपकी लाइमन श्रेणी। तो अगर लाइमन श्रेणी के लिए हम बोलें तो लाइमन श्रेणी के लिए N1 का मान कितना है, 1 है, ठीक है। और N2 का मान, इसमें इलेक्ट्रॉन कहां से आ सकता है भाई, 2 से आ सकता है, 3 से आ सकता है, 4 से, 5 से, 6 से। तो इस तरीके से N2 के मान कहां से स्टार्ट होंगे भाई, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से चलते जाएंगे। अब अगर दूसरी श्रेणी की मैं बात करूं तो दूसरी श्रेणी आपकी कौन सी आएगी, देखो दूसरी श्रेणी में मतलब हम अगर इलेक्ट्रॉन 3 से आए तो किस में आए, 2 से आए। इसी तरह अगर 4 से आए तो किस में आए, 2 में आए। अगर 5 से आए तो भी किस में आए भाई, 2 में आए। 6 से आए तो भी किस में आए, 2 में आए, ठीक है। और इस श्रेणी को हमने क्या बोला, इस श्रेणी को हमने बोला बामर श्रेणी, ठीक है। कौन सी श्रेणी, बामर श्रेणी, ठीक है ना। इंग्लिश में इसकी स्पेलिंग होती है, ये होती है भाई, एल साइलेंट होता है, कभी कभी इसको बालमर भी बोल देते हो, लेकिन एल साइलेंट होता है, करेक्ट नाम है बामर, ठीक है। ये तो अगर मैं आपको बताऊं तो ये किस रीजन में आपको श्रेणी मिलती है भाई, ये आपको मिलती है यूवी रीजन में, ठीक है ना। अल्ट्रावायलेट क्षेत्र में आपको, यानी पराबैंगनी क्षेत्र में आपको ये मिलती है। और बामर श्रेणी आपको कब मिलती है, विजिबल रीजन में, यानी दृश्य क्षेत्र में आपको कौन सी सीरीज मिलती है भाई, बामर। और सबसे पहले आपको बामर ही मिली थी, क्यों, क्योंकि दृश्य क्षेत्र में आपको दिखाई पड़ता है, आसानी से आपको सीरीज मिल जाती है, इस वजह से बामर सीरीज आपकी डिस्कवर हुई थी, ठीक है ना भाई। इसके बाद यूवी का नाम आप हिंदी में दे सकते हो, कौन सा हो गया भाई, पराबैंगनी क्षेत्र, अल्ट्रावायलेट, ठीक है ना। ये कहां मिलती है भाई आपको, पराबैंगनी क्षेत्र में मिलती है, ठीक है। और बामर श्रेणी आपको कहां मिलती है, दृश्य क्षेत्र में मिलती है। इसके अलावा जितनी भी आपकी बाकी आगे की आएंगी वो सारी की सारी आपको किस में मिलेंगी, अवरक्त क्षेत्र में, IR क्षेत्र में मिलेंगी, ठीक है। तो ये बामर हो गई। इसके बाद अगली आती है आपकी बामर श्रेणी को पहले लिख लेते हैं। चलो दूसरी श्रेणी हमारी कौन सी थी, बामर। और बामर के लिए N1 का मान कितना है भाई, N1 का मान इतना, इसमें कितना है भाई, 2। सबको ही जो इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण हो रहा है वो कौन सी ऊर्जा कक्षक में हो रहा है, कौन से ऊर्जा स्तर में हो रहा है, दूसरे में। तो N1 का मान कितना हो गया, 2 का, ठीक है। और किस किस से आ रहा है, 3 से आ रहा है, 4 से आ रहा है, 5 से आ रहा है, 6 से आ रहा है। तो इस तरीके से इसमें 3, 4, 5 इस तरीके से मान चलते जाएंगे, ठीक है। तीसरी सीरीज की बात करेंगे। अब तीसरी सीरीज आपकी कौन सी आएगी, लाइमिन, बामर। और अगली आती है आपकी पाश्चन। और पाश्चन के लिए N1 बराबर कितना होता है, 3 होता है, ध्यान रखना भाई इसको, ठीक है ना। फिर इसमें N4 से आ सकता है, और किसमें आ सकता है, N5 से आ सकता है, N6 से आ सकता है, ठीक है। ये कौन सी हो गई आपकी पाश्चन श्रेणी, पाश्चन श्रेणी। और ये कहां पर मिलेगा आपको, IR रीजन में, अवरक्त क्षेत्र में, हिंदी में भी लिख देता हूं, अवरक्त क्षेत्र में मिलेगी ये आपको भाई,
सॉरी, देखो तो तीसरे का नाम लिख दो पाश्चन, और मुझे बताओ फटाफट इसके लिए N1 क्या होगा। आप कहोगे सर इसके लिए N1 होगा 3, और कहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है 4 5 6 7 इस तरीके से आ सकता है। तो इस तरीके से आपका 4 और 5 आपके किसके मान हो जाएंगे, N2 के मान हो जाएंगे। ठीक है, तो लाइमन, बामर, पाश्चन। अगला आता है आपका ब्रैकेट। ब्रैकेट कहां से आता है आपका, 5 से इलेक्ट्रॉन आएगा, 6 से आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपकी ब्रैकेट श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखोगे संक्रमण, तो संक्रमण कहां कहां से हो सकता है, 5 और 6 से इलेक्ट्रॉन आ सकता है। तो यहां से आप लिखोगे कि चौथी जो आपकी श्रेणी है वो कौन सी है, ब्रैकेट। और यहां आपके N1 का मान कितना है, 4। इलेक्ट्रॉन कहां से आ सकता है, 5वें से, 6वें से, 7वें से, 8वें से, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन आ सकता है। ये भी आपको कौन से रीजन में सीरीज मिलती है भाई, IR रीजन में मिलती है। इसके बाद अगला जो है, अगला है आपका फुंड। अगली कौन सी श्रेणी है भाई, फुंड श्रेणी। ठीक है, और ये भी आपको कहां मिलती है भाई, अवरक्त क्षेत्र में, IR रीजन में, इंफ्रारेड रीजन में। तो 5वीं सीरीज का आप नाम लिखोगे फुंड श्रेणी। ठीक है, इसके लिए N1 कितना हुआ, 5। इलेक्ट्रॉन कहां से आ सकता है, 6 7 8 इस तरीके से आ सकता है। और सबसे लास्ट में जो श्रेणी मिलती है वो आपको प्राप्त होती है भाई हम्फ्री श्रेणी। हम सारे फ्री, ठीक है ना, हम फ्री श्रेणी। ठीक है, तो हम फ्री श्रेणी के लिए आपकी जो N1 की वैल्यू है वो कहां से है, 6 से। ठीक है, तो अगली जो 6वीं सीरीज आपको सबसे लास्ट में जो आपकी डिस्कवर हुई थी हम फ्री, इसके लिए आपकी N1 की वैल्यू हो गई 6। और इसमें इलेक्ट्रॉन कहां से आ सकता है भाई, 7 से आ सकता है, 8 से आ सकता है, 9 से आ सकता है। एटम के पास तो आपको पता है इनफाइनाइट क्या है, एनर्जी लेवल, लेकिन हर लेवल के उसमें हर एनर्जी उसमें ऑर्बिटल में आपका हर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं करेगा। किस में करेगा, जिसके लिए NH/2π का टोटल मल्टीपल हो। ठीक है, ये सारी बातें हम कर चुके हैं। ठीक है, तो भाई आपकी क्या आती है भाई, कुछ सीरीज आपको मिलती है किसमें, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में। ठीक है, अब इनकी तरंग संख्या को हम कैसे निकाल सकते हैं। तरंग संख्या को निकालने के लिए अभी फॉर्मूला दिया था कि आपको गिननी होगी भाई तरंग संख्या कैसे निकालेंगे हम इनकी। तो इसको निकाल सकते हैं 1.09677 इंटू 10⁻7 1/N1 का स्क्वायर, 1-1/N2 का स्क्वायर, और यहां पे क्या रख दोगे, मीटर इनवर्स। तो यहां से आप तरंग संख्या इसके इन सब के लिए कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है ना, आपको बोले लाइमन के लिए कैलकुलेट करके बताओ, तो N1 की वैल्यू कितनी रख देना, 1। N2 की वैल्यू आप रख सकते हो, जहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, मैं बोलूं 2 से आ रहा है 2 रख दोगे, 3 से आ रहा है 3 रख दोगे। ठीक है ना, इस तरीके से। इसी तरीके से आपसे बामन में बोले तो N1 की वैल्यू क्या रखोगे, 2 रखोगे। N2 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, कहां से, 3 4 5, लेकिन सेम नहीं होगी। आप ऐसे नहीं कह सकते लाइमन में N1 की वैल्यू भी 1 है और N2 की वैल्यू भी 1 है। ठीक है, क्योंकि सेम में तो वो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन आएगा तो कहां से आएगा, ऊपर वाले से आएगा। ठीक है, क्योंकि हम यहां पर किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उत्सर्जन स्पेक्ट्रा की। तो उच्च ऊर्जा कक्षक से निम्न ऊर्जा कक्षक में क्या आएंगे, आपके इलेक्ट्रॉन आएंगे। समझ गए बात को, तो बना लो भाई पहले इस डायग्राम को बढ़िया से कॉपी में। ठीक है, बना लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलिए, 2 बढ़िया क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, इनको देखते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, हाइड्रोजन परमाणु के L कक्ष के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का मान। L कक्ष दे रखा है KLMN, याद आ रहा है, K कक्ष होता तो N बराबर 1, L के लिए N बराबर 2, M के लिए N बराबर 3, और कैपिटल N के लिए N बराबर कितना हो जाएगा, 4। अरे बोर मॉडल में ये बात बताई थी ना, KLMN, ये क्या थे आपके, कोश कक्ष ऊर्जा स्तर, और इसके लिए N बराबर 1 होता है, इसके लिए 2, इसके लिए 3, इसके लिए 4। तो L दे रखा है, L कक्ष का मतलब N बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। ऊर्जा का मान किस में दे रखा है, इलेक्ट्रोवोल्ट में। और ज्यादातर जो ऑप्शन है ना आपको इलेक्ट्रोवोल्ट में ही देखने को मिले हैं एग्जामों के अंदर। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को आप बिल्कुल याद रखना। इलेक्ट्रोवोल्ट के लिए फॉर्मूला क्या है, -13.6 इंटू Z²/N² इलेक्ट्रोवोल्ट पर एटम। ठीक है, चलिए Z बराबर हाइड्रोजन के लिए आप सबको पता है, Z बराबर कितना हो गया हाइड्रोजन के लिए 1, और L का मतलब N बराबर कितना हो गया आपके लिए 2। ठीक है, मान रख दो इसमें E बराबर -13.6 गुणा 1 का स्क्वायर बटे नीचे N का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर डायरेक्ट रख दूं मैं, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और इलेक्ट्रोवोल्ट 4 से इसको काटो तो 4 तिया 12, 1 बचा, 4 चौक 16, तो कितना आ गया, एनर्जी कितनी आ गई भाई, -3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर डी। बोलो, कर लोगे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है।
अब इसी क्वेश्चन को दूसरी और किस लैंग्वेज में बदल के दे सकता, उसकी भी बात करते हैं। पहले इसको लिख लो, इसको लिख लो पहले। चलिए, अब इसी क्वेश्चन को बदल के और किस तरीके से दे सकता है उसकी बात करता हूं। देखो, कुछ बातें आपको और जाननी है। जैसे मैं आपको कहूं कि ये फॉर्मूले में जो नेगेटिव साइन है, फॉर्मूले में जो नेगेटिव साइन है, वो नेगेटिव साइन आपको क्या बता रहा है भाई? नेगेटिव साइन बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन है, और अट्रैक्शन है तो एनर्जी लूज होती है, एनर्जी लूज होती है तो साइन कैसा आएगा? माइनस का आएगा। ठीक है, ये माइनस साइन बता रहा है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन का नाभिक के साथ अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा होगा। और अगर इलेक्ट्रॉन का नाभिक के साथ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है तो मैं कह सकता हूं कि वो इलेक्ट्रॉन कैसा होगा? स्टेबल होगा। या मैं कह सकता हूं कि वो जो तंत्र है, वो जो सिस्टम है, वो कैसा होगा? स्टेबल होगा। यानी एनर्जी जितनी ज्यादा नेगेटिव, वो इलेक्ट्रॉन आपका उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, एक लाइन में अगर मैं आपके लिए बोलूं। और एनर्जी की वैल्यू सबसे ज्यादा नेगेटिव कब आएगी? जब n बराबर कितना हो? 1। अरे अगर 1 का भाग लगाऊंगा तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा ना, z कितना भी हो। लेकिन ज्यादा का भाग लगाऊंगा, 2 का स्क्वायर का भाग लगाऊंगा, 4 का लगाऊंगा, तो एनर्जी की वैल्यू कैसी आएगी? कम आएगी ना। अरे ये जो नेगेटिव वाली वैल्यू है वो कैसी आएगी? कम आएगी। जितनी ज्यादा संख्या का भाग लगाऊंगा उतनी वैल्यू कम आएगी। यानी मैं कह सकता हूं कि जब n बराबर 1 तब ऊर्जा का मान सर्वाधिक, ऊर्जा का मान सर्वाधिक ऋणात्मक होगा। यह कक्षा सबसे अधिक स्थायी होगी, जिसे हम क्या कहते हैं? मूल अवस्था भी कहते हैं, मूल अवस्था भी कहते हैं। यानी सीधी बात अगर मैं बोलूं, n बराबर 1 कब होगा? जब आपकी कौन सी अवस्था होगी? मूल अवस्था, या इसको आद्य अवस्था बोल दे, दोनों का मतलब एक ही है। अगर आपको उसमें कक्षा नहीं दे रखा, उसने मूल अवस्था लिख दी, तो केवल समझ जाना है मूल अवस्था के लिए n बराबर क्या होगा? 1 होगा। और कुछ चीजें बता दूं आपको, जैसे मैंने पहले भी बता चुका हूं। अगर आपको ये वर्ड लिख के दे, प्रथम उत्तेजित अवस्था, तो प्रथम उत्तेजित अवस्था का मतलब क्या है? कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो कहां से गया है? पहले ऊर्जा स्तर से कहां गया है? दूसरे ऊर्जा स्तर में गया है। तो प्रथम उत्तेजित अवस्था के लिए n बराबर कितना रखना? 2 रखना। अगर आपको बोल दे द्वितीय उत्तेजित अवस्था, अगर आपको क्या बोल दे? द्वितीय उत्तेजित अवस्था, मतलब वो किस में चला गया? तीसरे ऑर्बिट में चला गया। तो अगर आपको ऐसे बोल दे द्वितीय उत्तेजित अवस्था, द्वितीय उत्तेजित अवस्था, तो आप n बराबर क्या रखना? 3 रखना। हाँ, एक चीज और, अगर आपको आयनन ऊर्जा पूछे, ठीक है, इसको स्टार लगाना भाई, आयनन ऊर्जा या आयनन विभव। आयनन ऊर्जा होती क्या है? कि परमाणु के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है उसे हम क्या कहते हैं? आयनन ऊर्जा। जैसे ये आपका न्यूक्लियस है, मैं यहां बना देता हूं, ये आपका न्यूक्लियस है, इसमें मान के चलो ये इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी मुझे यहां पर देनी पड़ेगी, उस एनर्जी को ही मैं क्या कहूंगा? आयनन ऊर्जा। ठीक है, तो परमाणु के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा आयनन ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, तो बाहर निकालने के लिए आपको पता है परमाणु के अंदर अनंत ऊर्जा स्तर होते हैं, तो फाइनल माइनस इनिशियल, ये होता है आयनन ऊर्जा का फॉर्मूला। अब आपके लिए एक चीज और, अनंत में अगर आपका कक्षा है n बराबर इनफाइनाइट है, तो इसकी एनर्जी क्या होगी? तो एनर्जी जब आपको इसकी निकालनी हो तो याद रखना E इनफाइनाइट की एनर्जी कितनी होती है? 0। ठीक है, तो यहां वैल्यू आप हमेशा क्या रखोगे? 0, और माइनस जो भी आपको एनर्जी लेवल दे रखा है उसकी एनर्जी लेवल को यहां पे मेंशन कर दोगे। इतनी बातें आपको और पता होनी चाहिए, इतनी बातें लिखो। मैं चलता हूं दूसरे क्वेश्चन पे, चले? चलिए, ये याद रखना भाई, आयनन ऊर्जा का फॉर्मूला। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, चाहो तो मैं जो बोल रहा हूं उसको लिख भी लो, परमाणु के बाह्यतम कोश में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाती है? आयनन ऊर्जा कहलाती है। फॉर्मूला मैंने आपको लिखा दिया है दूसरे क्वेश्चन को। हाँ, पहले मैं क्या बता रहा था, इसी क्वेश्चन को दूसरे किस भाषा में पूछ सकता है। अब इसकी जगह आपको क्या देता? एल कक्ष की जगह वो लिख देता प्रथम उत्तेजित अवस्था। क्या लिख देता? एल कक्ष की जगह, एल कक्ष की जगह आपको लिख देता प्रथम
उत्तेजित अवस्था। तो प्रथम उत्तेजित अवस्था का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां गया है, दूसरे शेल में गया है। यानी प्रथम उत्तेजित अवस्था के लिए भी हम n बराबर क्या ले लेते, 2 ले लेते। तो वही फॉर्मूला आता -13.6 गुणा z स्क्वायर। z कितना है, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, और नीचे n स्क्वायर। n कितना है आपका 2, 2 का 4, 4 से इसको काटते वापस कितना आ जाता, -3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट। ठीक है, तो इस तरीके से भी आपको मिल सकता था। एक ही क्वेश्चन में मैंने आपको 2 बातें बता दी। अब चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखो, एक बार पढ़ो आप इस क्वेश्चन को क्या कहना चाह रहा है। किसी हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन अनंत से स्थिर अवस्था, अनंत से कौन सी दे रखी है, स्थिर अवस्था, मूल अवस्था, किसी की भी बात करें और आपको साफ साफ लिख रखा है स्थिर अवस्था किसमें, 1 में पतित होता है, मतलब गिरता है। यानी अनंत से किस में आ रहा है, पहली कक्षा में आ रहा है। ऐसे में उत्सर्जित विकिरण का तरंग दैर्ध्य होगा, क्या पूछ रहा है, तरंग दैर्ध्य लैम्बडा आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तरंग दैर्ध्य या तरंग लंबाई बात एक ही है, ठीक है ना, ये आपसे पूछ रहा है। अब इसको कैसे निकालेंगे, क्योंकि लैम्बडा का तो हमने 2 एनर्जी लेवल के लिए कोई फॉर्मूला ही नहीं लिखा ना, n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, ऐसा कोई फॉर्मूला लैम्बडा के लिए लिखा क्या, नहीं लिखा। तो अब हम इसको इनडायरेक्ट वे में निकाल सकते हैं। हमने तरंग संख्या के लिए तो फॉर्मूला लिखा है भाई, अरे न्यू बार के लिए तो लिखा है, और न्यू बार हमको पता है क्या होता है 1/लैम्बडा। तो न्यू बार को निकाल लें, उसका 1 में भाग लगा देंगे तो क्या आ जाएगा लैम्बडा का। यहां से हमको पता है लैम्बडा बराबर क्या हो जाएगा 1/न्यू बार। तो न्यू बार का फॉर्मूला क्या होता है, आप सभी को पता है न्यू बार का फॉर्मूला क्या होता है। वैल्यू किसमें दे रखी है, नैनोमीटर में। किसमें दे रखी है, नैनोमीटर में। तो मैं पहले मीटर वाला फॉर्मूला लिख लेता हूं, फिर नैनोमीटर में चेंज कर लेंगे। 1.09677 1/n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर, और ये किसमें थी वैल्यू, मीटर इनवर्स में थी, इसी में थी भाई। अब आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले को आपको इस फॉर्मूले में n1 और n2 की वैल्यू आप रख दो। तो मैं पहले रख देता हूं, फिर इसका 1 में भाग लगा दूंगा। न्यू इनवर्स न्यू बार 677 n1 मैंने आपको क्या बताया, प्रारंभिक, n2 मैंने आपको क्या बताया, अंतिम। ठीक है, अब देखना, अनंत से स्थिर अवस्था 1 में आ रहा है, अनंत से 1 में आ रहा है। ठीक है ना, तो मुझे बताओ अनंत तो कौन सी हो गई आपकी n2, अनंत तो कौन सी हो गई n2, और प्रारंभिक आपकी कौन सी हो गई n1। तो यहां पे मैं रख देता हूं 1, और यहां n2 में मैं अनंत रखता। किसी भी चीज में आप जब इन्फिनिटी का भाग देते हो, यहां मैं इन्फिनिटी रखता, किसी भी चीज में इन्फिनिटी का भाग देते हो तो वैल्यू कैसी आती है, 0 आती है। ठीक है, तो मैं यहां रख देता हूं 1/1 और इधर 0। ठीक है, अब देखो ये फॉर्मूला आ गया, यानी न्यू बार मेरा क्या आ गया 1.09677 मीटर इनवर्स। अब मुझे पता है लैम्बडा बराबर क्या होता है 1/न्यू बार, तो मैं 1 में इसका भाग लगा देता हूं 0.677 मीटर इनवर्स। मीटर इनवर्स ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। अरे भाई ऊपर जाके किसका हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। और सॉल्व करने पर ये 91 गुणा 10 की पावर -9 मीटर आता है। और आपको पता है -9 बराबर क्या होता है, नैनोमीटर। यानी फाइनल फॉर्मूला लैम्बडा का क्या आ जाएगा, 91 नैनोमीटर। ठीक है, समझ में आ गया पूरी चीजें, लिख डालो फटाफट। चलो लिख लिया आपने, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। मैं एक क्वेश्चन और आपके लिए लिखता हूं। ठीक है, ये पूछा था आपको जेड 2017 में। कब पूछा था भाई, जेड 2017 में। क्वेश्चन लिखता हूं, देखना नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए क्वेश्चन आपके सामने मैंने लिख दिया है, इसको देखते हैं। जेड 2017 में आपको पूछा था, बढ़िया क्वेश्चन है भाई। ठीक है ना, अच्छे कॉन्सेप्ट इसमें मिक्स हैं। देखो थोड़ा सा भी न्यूमेरिकल पोर्शन है, लेकिन इसको जान के आप इनको छोड़ना मत, क्योंकि मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूं भाई। ठीक है ना, कौन से फॉर्मूले लगेंगे, किस तरीके से लगेंगे, सारी चीजें बता रहा हूं। एक बार से है ना सारी चीजें अंदर नहीं घुस जाती हैं आपके, आपको इन चीजों को है ना बार बार पढ़ना पड़ेगा। अगर किसी बच्चे को न्यूमेरिकल पोर्शन, थोड़ा मैथमेटिकल पोर्शन थोड़ा हार्ड भी लग रहा है ना, तो भैया अपने आप को समय दो, बार बार एक चीज को रिवाइज करो। ठीक है ना, रिवीजन से आप में परफेक्शन आएगा। ठीक है, चलिए बात करता हूं आगे की। तो हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था में क्या दे रखा है भाई, आपको आयनिक ऊर्जा दे रखी है। आयनिक ऊर्जा का अभी मैंने फॉर्मूला बताया। आयनिक ऊर्जा आयनन ऊर्जा बराबर क्या होता है, बताओ भाई। आयनन ऊर्जा बराबर अभी आपको बताया मैंने, E इनफाइनाइट माइनस E1। अब आयनिक ऊर्जा आपको कितनी दे रखी है, क्वेश्चन में कितनी दे रखी है,
x किलो जूल दे रखी है, तो मैं यहां भी लिख देता हूं x किलो जूल। ठीक है, और आगे चलते हैं, इसको x ही लिख देता हूं, किलो जूल में वैल्यू है। ठीक है, मैंने मान लिया। आगे चलता हूं, यहां क्या है, E इनफाइनाइट माइनस E1। E इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो मैं यहां 0 रख देता हूं, माइनस E1। ठीक है, मूल अवस्था दे रखी है, तो मूल अवस्था में आपको पता ही चल गया n बराबर क्या होता है, 1। फॉर्मूला क्या होता है एनर्जी का, बताओ भाई, माइनस RH इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, मैंने आपको बता दिया RH की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, 2.18 गुणा 10 की पावर माइनस 18 जूल में। ठीक है ना, तो यहां किलो जूल, जूल वगैरह दे रखा है, इस वजह से मैंने आपको ये वैल्यू रख दी। ठीक है, समझ गए बात को। तो मैं अब यहां पे इस वैल्यू को रख देता हूं, तो क्या लिखूंगा मैं, माइनस RH, और आप मुझे बताओ जेड स्क्वायर, हाइड्रोजन परमाणु है तो 1 का स्क्वायर 1, अरे हाइड्रोजन परमाणु है तो 1 का स्क्वायर 1, नीचे n मूल अवस्था, 1 का स्क्वायर भी कितना 1, तो यहां से क्या बचेगा RH। अब माइनस माइनस तो RH कैसा हो जाएगा, प्लस में, तो यहां मैं कह सकता हूं x बराबर क्या आ जाएगा, RH। बोलो भाई, आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब आपको दो एनर्जी लेवल दे रखे हैं, सेकंड कक्षा से तृतीय कक्षा में जा रहा है। ये रहा आपका नाभिक। ठीक है, ये रही पहली कक्षा, ये दूसरी, ये तीसरी। यहां सेकंड कक्षा से इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, थर्ड कक्षा में। कहां जा रहा है, थर्ड कक्षा में। तो प्रारंभिक कौन हो गया, सेकंड, अंतिम कौन सा हो गया, थर्ड। तो आपको पता है जब अंतर निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, अंतर निकालते हैं तो एक फॉर्मूला लिखाया था आपको, RH, और यहां क्या लिखोगे, n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर। मुझे बताओ n1 प्रारंभिक कौन सी है, दूसरी से गया है, प्रारंभिक कौन सी है, दूसरी। n2 फाइनल, अंतिम कौन सी है, अंतिम कौन सी है, तीसरी। ठीक है, तो मैं यहां क्या लिखूंगा, RH। RH बराबर क्या होता है, RH बराबर x है, तो मैं यहां लिख देता हूं x, और n1 कितना दे रखा है आपको, 2। मैं यहां पे कह सकता हूं n1 मेरा क्या है, 2, और n2 अंतिम मेरा क्या है, 3। ठीक है, तो यहां पे 2 का स्क्वायर डायरेक्ट रख दूं क्या, चलो एक और स्टेप बढ़ा देते हैं, यहां किसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। चलिए बात करते हैं, x इधर हो जाएगा 4, इधर हो जाएगा कितना, 3 तिया 9, ये हो जाएगा 9 चौका 36। एलसीएम कितना आ गया, आगे बढ़ा देता हूं, एलसीएम कितना आ गया, 36, तो x नीचे क्या आ गया, 36, इधर क्या आ जाएगा 9, इधर क्या आ जाएगा 4। ठीक है, 9 चौका 36, 9 बार, और 9 चौका 36, तो 4 इधर आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताओ 9 में से 4 गया, कितना बचेगा, कितना बचेगा भाई, 5। तो 5 का x से गुणा किया, 5x, और नीचे क्या आ गया, 36। तो मुझे बताओ कौन सा ऑप्शन मिला आपको, करेक्ट ऑप्शन आपको मिला कौन सा, ऑप्शन नंबर A, ये आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिल सकता है। बढ़िया लेवल था, दो कॉन्सेप्ट इसमें। आयनन ऊर्जा से आपने किसका, x बराबर देख लिया आपने, RH के बराबर है, तो एनर्जी लेवल में अंतर निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही था। RH की जगह आपने क्या रख दिया, x रख दिया, सॉल्व किया, आंसर मिल गया। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देता हूं, आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे, पहले इसको आप लिख लो। चले, चलिए लिख लिया होगा आपने। चलिए बाकी बातें क्वेश्चन के बाद में। देखो क्वेश्चन लिखो, और ये पूछा गया है ये क्वेश्चन। वैसे मैं आपको पढ़ाते टाइम इसको डिस्कस कर चुका हूं, और आपको इस क्वेश्चन से ये बात क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन लिखता हूं, बोर BHU 2014 में पूछा है आपको, है ना, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। बोर मॉडल व्याख्या करता है, बोर मॉडल व्याख्या करता है, ऑप्शन ए हाइड्रोजन, यहां आगे लिख देता हूं मैं, केवल हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम की, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी क्या दे रखा है आपको, किसी भी परमाणु या परमाणु या आयन के स्पेक्ट्रम की, आयन के स्पेक्ट्रम की जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो। सी सूर्य के स्पेक्ट्रम की, या ऑप्शन डी, ऑप्शन डी क्या दे रखा है, हाइड्रोजन अणु के स्पेक्ट्रम की, हाइड्रोजन अणु के स्पेक्ट्रम की। यहां क्या लिख रहा है, हाइड्रोजन का परमाणु,
और नीचे क्या लिख रखा है, हाइड्रोजन का अणु। ठीक है, तो बोर मॉडल किसकी व्याख्या करता है, ये बात आपको बतानी है। ठीक है, ऑप्शन मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, कमेंट बॉक्स में आप फटाफट बता दो इस बात को। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, लेक्चर को पढ़ते रहिए, एंजॉय कीजिए, कठिन चीजें हैं, बार बार उनका रिवीजन कीजिए, रिवीजन करोगे आपको निरंतर यहां से सफलता मिलेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।